हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम फिर से अपना फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ये चैप्टर वैसे बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका लिक्विड सॉल्यूशंस और सेकंड पार्ट जो होता है दैट इज कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हर एक एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख लो तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से मिलेगा ही सही। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर होता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ठीक है ना, उतना ज़्यादा टफ चैप्टर रहता नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं उनको आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके समझने के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ईजी है, आसान है और आप इसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, मैटर के तीन फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट आप 12th में पढ़ते हो, लिक्विड सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं और जो आपका गैसियस स्टेट है वो आप पढ़ते हो क्लास 11th में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस, या फिर नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सिंपल, क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या आखिर। तो जो सॉल्यूशन होता है इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस या टू और मोर कंपोनेंट्स, आप इसे बोल सकते हो। एक क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, और एक होता है आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है आपके पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो जैसे सोल्ट सॉल्यूशन अगर हम बोलते हैं या शुगर सॉल्यूशन हम बोलते हैं तो वो आपके होमोजीनियस सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वहीं अगर आप वाटर के अंदर सेंड को मिला दो तो वो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता है। सेंड नीचे की तरफ क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हम जो सॉल्यूशन की बात करें वो कौन सा सॉल्यूशन है, आपका होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए तो इसके दो पार्ट होते हैं अगर हम बात करें जाए। सॉल्यूशन जो होता है किस किस से मिलके बनता है, सॉल्यूशन एक तो बनता है आपके सोल्यूट से और उसमें एक प्रेजेंट होता है आपके पास सॉल्वेंट। एक तो क्या प्रेजेंट होता है, सोल्यूट, और एक क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, सॉल्वेंट। जनरली हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं, जो सोल्यूट होता है लेस इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या होता है, कम होता है, जबकि सॉल्वेंट जो होता है आपका मोर इन क्वांटिटी या फिर लार्जर अमाउंट इन क्वांटिटी, लार्ज इन क्वांटिटी। ये तो हम क्या क्वांटिटी के बेसिस पर इसको डिफाइन कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सॉल्वेंट जो होता है इसको, इसकी जो फेज होती है और जो सॉल्यूशन की फाइनल जो आपके पास बना है उसकी फेज, वो दोनों क्या रहती है, सेम रहती है। जो सोल्यूट है वो आपका नेम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, प्रोवाइड नेम, प्रोवाइड नेम टू सॉल्यूशन एंड it provide phase टू सॉल्यूशन। जैसे हमने बोला शुगर सॉल्यूशन, तो उसमें शुगर क्या है आपके पास, सॉल्वेंट, आपका सोल्यूट है, तो हम बोल रहे हैं शुगर सॉल्यूशन। तो जो शुगर है वो क्या है, आपका सोल्यूट है, वो उसको नाम प्रोवाइड करवा रही है सॉल्यूशन को कि ये किसका सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन है। ठीक है, सेम इसी तरह से ये जो सॉल्वेंट होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है, फेज प्रोवाइड करवाता है। मतलब जो आपका फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी जो फेज रहेगी, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या रहेगा, वो डिपेंड करेगा आपके सॉल्वेंट के ऊपर। जो सॉल्वेंट की फेज होगी वही क्या होगी, आपके फाइनल सॉल्यूशन की फेज होगी। क्लियर है, इट प्रोवाइड्स फेज टू दिस टू सॉल्यूशन। यही आप आगे लिख सकते हो, द फेज ऑफ फाइनल सॉल्यूशन will be
सेम एज solvent phase irrespective of amount. अमाउंट से हम इसको क्लेरिफाई नहीं करते, जो सॉल्वेंट का फेज है वही सॉल्यूशन का फेज रहेगा, चाहे सॉल्वेंट आपका कम ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे अगर हम देखें आपके पास है 10 ml वाटर और हमने इसमें मिक्स किया 100 ml एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए वाटर भी लिक्विड फेज में होता है और एल्कोहल भी आपका लिक्विड फेज में होता है। ठीक है, जब दोनों आपके पास सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की फेज सेम हो, क्या हो, दोनों की फेज सेम हो, तब हम किससे डिसाइड करते हैं कौन सोल्यूट होगा कौन सोलवेंट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। यहाँ पे आपके पास 10 ml है वाटर, यहाँ पे 100 ml है एल्कोहल, इसका अमाउंट ज़्यादा है एल्कोहल का, इसका मतलब एल्कोहल क्या होगा आपका? सोलवेंट। तो ये सोल्यूट होगा, ये होगा आपके पास सोलवेंट। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने ले लिया 100 ml वाटर प्लस 10 ml एल्कोहल। अब क्या होगा, दोनों के फेज सेम है, वाटर आप अमाउंट से डिसाइड करो, ये 100 ml है ये 10 ml है, 10 ml होगा सोल्यूट, 100 ml होगा आपका सोलवेंट। क्लियर, दोनों बराबर हो जाए, ये भी 50 ml ये भी 50 ml, तो क्या करोगे? तो वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। ठीक है, आप जिसको चाहे सोल्यूट ले सकते हो, जिसको चाहे सोलवेंट ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, जब अमाउंट सेम होता है, फेज सेम होती है तब। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपके पास फेज डिफरेंट है, जैसे आपने सोल्यूट लिया सॉलिड और सोलवेंट लिया लिक्विड, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी फेज भी क्या रहेगी? लिक्विड रहेगी। ठीक है, चाहे आप सोल्यूट सॉलिड लो, गैस लो या लिक्विड लो, सॉल्वेंट अगर लिक्विड आपने लिया है तो उसकी जो फेज है वही फेज किसकी रहती है? आपके सॉल्यूशन की रहती है, फाइनल फेज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है आपके पास? सॉल्यूशन बनता है। दूसरी चीज़ अगर हम इसी में देखें, इनका जो मोल फ्रैक्शन अगर हम बात करें, क्योंकि ये सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट वो कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि दोनों से मिलके क्या बन रहा है आपका? सॉल्यूशन बन रहा है। क्लियर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं हमें ज़रूरत पड़ सकती है इसके लिए, और इस चैप्टर में तो पड़ेगी सही, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखना है। दिस इज मोल फ्रैक्शन, आई होप आप लोगों ने सुना होगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें एक और फॉर्मूला जिसकी यहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें, दैट इज स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू कैपिटल M सोलवेंट सोल्यूट। ये जो फॉर्मूला है इसकी भी हमें क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है, तो इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, यह होती है आपकी मोलेलिटी। क्या होती है? मोलेलिटी, मोलेलिटी। कैपिटल M क्या होता है? मोलेरिटी, मोलेरिटी। ठीक है, D क्या होती है आपके पास? डेंसिटी, किसमें हम लेते हैं? यूनिट क्या होती है? ग्राम पर ml। ठीक है, ये कैपिटल M मोलेरिटी है और ये M सोलवेंट, ये क्या है आपका? M सोल्यूट, ये क्या है आपका? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रिलेशन है बिटवीन मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। डायरेक्ट आपको ध्यान रखोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। क्लियर है? चलिए, तो ये बात हुई किसके बारे में, आपके सॉल्यूशन के बारे में। इम्पोर्टेंट तो चैप्टर है इसी, बाकी आपको ध्यान रखना है इसी। क्लियर है? चलिए, इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आपके कि जो सॉल्यूशंस है उसी के बारे में बात करते हैं। चलो, इसको एक बार आप नोट कर लो। चलिए, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, द फेज ऑफ फाइनल सॉल्यूशन विल बी सेम। ठीक है ना, सेम एज सॉल्वेंट फेज इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। ठीक है, अगर अमाउंट आपका सेम है, ये ध्यान रखना। देखो, ये तो क्या है, जब फेज आपकी सेम है तब हम कैसे डिफाइन करते हैं, फेज इज सेम, फेज इज सेम। जब फेज सेम होती है तब हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। ठीक है, जब आपकी फेज क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जब आपके फेज सेम नहीं है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, ठीक है, तब हम अमाउंट से डिसाइड नहीं करते हैं, तब हम किससे डिसाइड करते हैं, आपके जो सॉल्वेंट है उसकी फेज से। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो जो लिक्विड की, जो आपके सॉल्वेंट की फेज होगी वही आपकी किसकी फेज होगी, सॉल्यूशन की। ये ध्यान रखना, चाहे सॉलिड कुछ भी हो, सोल्यूट आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, आपको सॉल्वेंट की फेज को देखना है। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखिए, वेपर प्रेशर डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं कि पहले वेपर प्रेशर को डिफाइन कैसे किया जाता है किसी भी लिक्विड के लिए। एक इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं, हमारा सेटअप है ये। चलिए देखिए, एक हमने सेटअप किया है जहाँ पे हमने क्या किया, कुछ लिक्विड फिल कर दिया है। ठीक है, ये है वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड, दो टाइप के लिक्विड्स होते हैं यस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल्स वो होते हैं जिनकी क्या फॉर्म होती है, वेपर्स फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे वाटर की क्या फॉर्म होती है, वेपर्स फॉर्म होती है। ठीक है, आपके ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे एल्कोहल हो गया, पेट्रोल वगैरह, उनकी क्या फॉर्म होती है, वेपर्स फॉर्म होती है। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, आपके वोलेटाइल लिक्विड्स की कैटेगरी में। ठीक है, जिनकी वेपर्स फॉर्म नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं आपका नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। जैसे मरकरी की कभी भी वेपर फॉर्म नहीं हो पाती। ठीक है ना। चलिए, तो वोलेटाइल लिक्विड लिया हमने। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसकी कुछ ना कुछ वेपर्स फॉर्म होती है। यहाँ हमने फिल किया मरकरी को, क्या फिल किया हमने, मरकरी। ये हमारा स्टार्टिंग का अरेंजमेंट था। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने स्टॉप कोक लगा के रखी है जिससे इसको ओपन या क्लोज हम कर सकते हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम मैनोमीटर। क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने क्या किया, स्टार्टिंग में तो स्विच आपका ऑफ ही था। ठीक है, मतलब क्लोज थी या ओपन,
ठीक है। बाद में हमने इसको क्या किया, ओपन किया। ओपन करने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो सकता है, क्लियर है। हमने ओपन किया और थोड़ी देर के लिए हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। हम कुछ देर बाद आए तो हमने देखा कि जो ये आपका मैनोमीटर है, उसकी जो ट्यूब है, ये यू शेप ट्यूब, इसमें ये जो मरकरी फिल है, इसका कॉलम इस तरफ से तो क्या हो चुका है, नीचे हो सकता है, नीचे हो चुका है, और इस तरफ से आपका क्या हो चुका है, ये ऊपर बढ़ चुका है, यहाँ तक पहुँच गया मरकरी का लेवल। मतलब यहाँ पर एक क्या जनरेट हो चुका है, हाइट डिफरेंस जनरेट हो चुका है, एच हाइट का, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, पहले तो सेम था, इसको क्लोज किया, फिर बाद में हमने जब जैसे ओपन किया तो ऐसा क्या हो गया कि जो लिक्विड आपने भरा हुआ था मरकरी Hg, उसका कॉलम आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ प्रेशर लगा है, तभी क्या है, आपका लेवल जो है मरकरी का ऊपर उठा होगा, बिल्कुल सही है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड आपने इसमें फिल किया, और वोलेटाइल लिक्विड की जो हमेशा क्या होती है, वेपर्स फॉर्म होती रहती है। तो वही होता है यहाँ पर भी, इसकी जो भी छोटी छोटी वेपर्स होती है ये फॉर्म होती है, और ये चारों तरफ यहाँ पे फिल रहती है अपने आप, ठीक है। तो जब तक क्लोज था तब तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ओपन होगा मतलब वेपर्स आपकी यहाँ से भी कहाँ आ रही है, इस तरफ आ रही है, और इस तरफ जैसे ही ये आएगी क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो मरकरी कॉलम वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ये जितना ऊपर, जितनी हाइट पर ऊपर उठता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। जो भी आपने सॉल्वेंट आपने इसमें भरा है उसका वेपर प्रेशर हम इस तरीके से क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम एक और चीज़ को समझते हैं। जैसे हमने एक चेम्बर लिया, ये ओपन है, ये क्या है, ये आपका इस बार हमने ओपन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे कहीं सेंटर में एक वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर आसपास दूसरे वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो इसको अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, मिडिल में है, बल्क में है, ये बीच में है। तो इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर ये मूवमेंट करके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इस तरफ जाना चाहता है तो इस तरफ वाले जो मॉलिक्यूल है वो अब इसको इस तरफ खींच लेंगे। अगर मान लो ये इस तरफ ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो नीचे वाले मॉलिक्यूल इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे। तो इस टाइप, इसलिए ये आपका कहाँ रहता है, केवल और बीच में ही रहेगा, क्योंकि इस पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये कहीं मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इस पर जो नेट फोर्स होगा, ये बल्क मॉलिक्यूल है, बल्क मतलब बीच में जो होता है, और इसमें जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, वो कितना होगा, 0 होगा। वहीं अगर हम बात करें, मान लो यहाँ सरफेस पर आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए, अब सरफेस के ऊपर, सरफेस पे तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके ऊपर नीचे की तरफ से तो फोर्स लग रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ से कोई भी फोर्स नहीं लग पा रहा है, ठीक है। और जैसे गैसियस एटम्स जो रहते हैं उनके पास उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी रहती है किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पर, वैसे ही सेम लिक्विड सॉल्यूशंस में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी भी खुद की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी उनमें रहती है, ठीक है। और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये मूवमेंट करे और आपस में टकराए, ठीक है, तो वो तो टकराते हैं ही सी, बिल्कुल नेचुरल सी बात है। तो होता क्या है, जैसे ही ये टकराते हैं, किसी भी मान लो एक एटम की एनर्जी हाई हो गई, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलके वो क्या कर सकता है, यहाँ से जो अट्रैक्शन फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके ये मॉलिक्यूल कहाँ आ सकता है, बाहर आ सकता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल यहाँ से आ सकता है, यही सेम दूसरा यहाँ से भी आ सकता है। जैसे यहाँ खाली स्पेस जनरेट होगा, नीचे से एक मॉलिक्यूल और ऊपर आ जाएगा सरफेस पर, फिर वो आ सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी जो सॉल्वेंट आपने लिया उसके जो मॉलिक्यूल्स है वोलेटाइल लिक्विड के, ये अपने आप, हमने इसको कोई हीट नहीं किया, हमने यहाँ कोई हीट नहीं दी है,
ना ही इसको हीट किया है, एनर्जी सप्लाई की। ये अपने आप खुद की ही काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपकी जो सरफेस है सॉल्यूशन की, उसकी सरफेस से ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं यहाँ से सरफेस से। और जैसे ही बाहर निकले, अगर ये ओपन है तो ये कहाँ है, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन, ये भी ध्यान रखना, इवोपरेशन। ठीक है, इवोपरेशन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, मान लो यहाँ तो ओपन था तो ये तो उड़ गया। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपका क्या है, क्लोज कंटेनर है। अब क्लोज कंटेनर है तो होगा क्या, और थोड़े टाइम पे जाके यह हाइट जो होती है क्या हो जाती है आपकी, कांस्टेंट भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि वेपर्स तो कंटिन्यूसली बनी रही होगी, क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड है, उसकी वेपर जो होती है 24 आवर्स बनती है। ठीक है, तो इसकी भी बन रही होगी, पर ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि किसी टाइम पर जाके वो क्या हो जाता है, हाइट जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो वो ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ से एटम्स, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऊपर की तरफ उठे, ऊपर की तरफ उठ के वो क्या है, ये जो कंटेनर की वॉल है इससे जाके टकराएंगे। क्योंकि पहले तो ओपन था मान लो, तो बाहर निकल गए। ठीक है, लेकिन अभी क्लोज कर दिया आपने, क्लोज कर दिया तो उनके पास क्या चाह रहा है, कुछ नहीं है, बस ये जाएंगे कंटेनर की वॉल से टकराएंगे और फिर से क्या हो जाएंगे, कंडेंस होके नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा, इनका नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्लियर है। तो देखिए, इवोपरेशन भी हो रहा है और साथ में कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो एक टाइम पे बाद क्या होगा कि इवोपरेशन की जो रेट हुई वही क्या हो जाएगी, आपके कंडेंसेशन की रेट हो जाएगी। मतलब अगर पर सेकंड आपके 5 मॉलिक्यूल या 5 एटम्स यहाँ से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो पर सेकंड आपके 5 मॉलिक्यूल कंडेंस भी हो रहे होंगे। इसलिए यहाँ पर जो वेपर्स है वो अब क्या हो चुकी है, उनका अमाउंट फिक्स हो चुका है। इसलिए उनके द्वारा जो लगाया जाने वाला फोर्स है यहाँ पर, वो भी क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। प्रेशर भी क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। इसलिए यहाँ पर हाइट जाके क्या हो चुकी है, आपकी कांस्टेंट हो चुकी है। ठीक है, इसलिए आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, इवोपरेशन जो होता है वो मेल्टिंग, आपके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे कम टेम्परेचर पर होता है, अपने आप होता है। ठीक है, अपने आप, हमने कोई एनर्जी सप्लाई नहीं की। दो चीज़ें होती है, एक होता है इवोपरेशन, एक होता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट या उसके ऊपर वाले टेम्परेचर पर, जब हम उसको बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वेपोराइजेशन। ठीक है, मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। वहीं इवोपरेशन जो होता है उसमें आपका लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में, बट बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट। उसके लिए आप कोई हीट सप्लाई नहीं करते हो। ठीक, और ऐसा होता भी है, आपने देखा भी होगा। आप किसी प्लेट में पानी डालिए और रख दीजिए उसको किसी एक रूम में, 2 दिन बाद आके देखिए उस प्लेट को, उस प्लेट में आपको पानी नहीं मिलेगा। तो आपने ना तो उसको हीट किया, तो पानी गया कहाँ, पानी चला गया एटमॉस्फेयर में। किस प्रोसेस के थ्रू, इवोपरेशन के थ्रू। क्योंकि वो पानी क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, उसकी हमेशा क्या बनती है, वेपर्स बनती है। तो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में अपने आप मिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसे हम बोलते हैं, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं किसको, वेपर प्रेशर को इस तरह से मेजर किया जाता है। क्लियर है। चलिए, इवोपरेशन, इसको एक बार हम थोड़ा सा समरी फॉर्म में लिख लेते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन, in liquid solution, same as gaseous molecule, liquid molecules also have kinetic energy and the molecules which are present
at the surface of the liquid gets some kinetic energy from collisions of each other molecule, and when they get sufficient and when they get sufficient amount of heat or sufficient amount of energy to break it. In liquid solutions, same as gaseous molecules, liquid molecules also have kinetic energy, and the molecules which are present at the surface of the liquid get some kinetic energy from collision of each other molecule, and when they get sufficient amount of energy to break the attraction force of molecule, it break it and escape in the atmosphere. अगर आपके पास वेसल जो है ओपन है तो वो कहाँ एस्केप हो जाएगी? एटमॉस्फेयर में. क्लोज है तो वहीं के वहीं रहेगी. ठीक है. तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, इट ब्रेक इट एनर्जी टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, दे ब्रेक इट, ऐसा लिखिए आप, दे ब्रेक इट एंड एस्केप इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है. दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम इसे? इवेपोरेशन. नॉन एज इवेपोरेशन. ठीक है. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं. पहली बात. दूसरी बात, अगर हम बात करें, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना. सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. इट मीन्स हायर इज द surface area more will be evaporation. ठीक है. जैसे हमने दो सरफेस ली, एक ये वाली और एक ये वाली. ठीक है. इसमें भी वाटर हमने फिल किया, इसमें भी हमने वाटर फिल किया. तो इवेपोरेशन की जो रेट होगी कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो? ज़्यादा हो आपका. ठीक है. पहली चीज़ तो ये. सेकंड चीज़, इवोपरेशन आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर भी. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हो, इवोपरेशन की रेट भी क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है. क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो वो ज़्यादा आपस में टकराएंगे और हायर एनर्जी को, मतलब अट्रैक्शन जो फोर्स है उसको ब्रेक करके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा जाएंगे नंबर्स में. ठीक है. तो इवोपरेशन आपका आल्सो डिपेंड ऑन, evaporation is increase with increase in temperature. क्लियर है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ये तो हुई बात किसकी? इवोपरेशन की. ठीक है. एक बार आप क्या कीजिए, इन सबको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं कंडेंसेशन की. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडेंसेशन की. चलिए, तो कंडेंसेशन में होता क्या है? इन ए क्लोज
कंटेनर। अब पहले ओपन था, इवोपरेशन हुआ, अब हमने क्या कर दिया, कंटेनर को क्लोज कर दिया। इन द क्लोज कंटेनर द वेपर्स collide with the container wall या फिर कंटेनर वॉल एंड lose their kinetic energy and again convert into liquid form from vapor form। कंडेंस हो जाती है, लिक्विड से आपके वेपर फॉर्म से दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन पे मतलब क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि मान लो सबसे पहले मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पे 100 आपके पास मॉलिक्यूल है वेपर्स के। ठीक है, एक टाइम के बाद क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम पर यहाँ से आपके 5 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, इवोपरेट हो रहे हैं, और 5 मॉलिक्यूल ही क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, और आपके 100 क्या है, अब कांस्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ evaporation it will be equal to rate of condensation rate of evaporation it will be equal to rate of condensation। पहली बात तो ये ठीक है, मतलब ये नंबर्स क्या हो चुका है, वेपर्स का फिक्स हो चुका है। ये जो वेपर्स हैं इक्विलिब्रियम पर इस सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई कर दिए, एक्सर्ट कर दिए, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, आपका वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम मेजर करते हैं इसके जरिए। क्लियर है, तो वेपर प्रेशर हमेशा ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पर ही एस्टेब्लिश होता है, उससे पहले नहीं होता है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्या होता है, वेपर्स धीरे धीरे वेपर्स की रेट बढ़ती है, इवोपरेशन ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली इवोपरेशन होता रहता है। ठीक है, उसके बाद एक स्टेज आती है, उसके बाद कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब तक कंडेंसेशन और इवोपरेशन जब इक्वल होता है, वो होता है आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। उस टाइम आपके क्या होती है, जो वेपर्स होती है उनका नंबर्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तभी वो जो वेपर्स कांस्टेंट हो गई है, वो जो प्रेशर अप्लाई करती है आपके सरफेस के ऊपर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इवोपरेशन इट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, so at equilibrium the pressure exerted by या फिर pressure applied by vapors, so at equilibrium the pressure exerted by vapors over the surface of liquid is called its vapor pressure। इक्विलिब्रियम पे ध्यान रखना, कहाँ पर, इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ये क्लियर है, यही इसकी क्या है, डेफिनेशन होती है।
वेपर प्रेशर की। क्लियर? चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर जो है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर जो है किन किन के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे आपका इवोपरेशन जो था आपका, वो क्या था आपका, एक सरफेस फिनोमेना था। ठीक है, वैसे ही जो वेपर प्रेशर होता है वो सरफेस फिनोमेना नहीं होता है। वेपर प्रेशर इज नॉट ए सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना नहीं होता है। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन दी सरफेस। ठीक है, सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये, सरफेस कम है या ज़्यादा है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी शेप एंड size of container and it also not depend on the amount of liquid। पहली बात, ना तो ये शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपने इस शेप का लिया और एक इस शेप का लिया, तो कंटेनर लिया। ठीक है, तो ये जो वेपर प्रेशर है, जैसे इवोपरेशन डिपेंड करता था सरफेस के ऊपर, वैसे ही वेपर प्रेशर आपका डिपेंड नहीं करता है सरफेस के ऊपर, ना साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप साइज कोई भी ले लो। ठीक है, जितना इवोपरेशन होगा उतना ही क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और वैसे ही आपका इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो इट नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर। इसके अलावा ये अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कि मान लो आपने इसमें 10 ml लिया या 10 लीटर लिया, ठीक है, और इसमें आपने 20 लीटर लिया, कोई डिपेंड नहीं करता है ये आपका इसके ऊपर, अमाउंट के ऊपर। जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए किसी भी लिक्विड का, वो उस टेम्परेचर पर हमेशा के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। चाहे आप कितना भी अमाउंट का क्या लो, वाटर लो या लिक्विड लो, कोई भी सॉल्यूशन लो। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम देखें तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ गैस। गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपने, सॉरी, नेचर ऑफ दी लिक्विड। गैस कहाँ से आ गया, गैसीय स्टेट में पहुंच गए हम पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जितना आपके अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होंगे, जो वेपर प्रेशर होगा वो उतना ही क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जितने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, इवोपरेशन कम होगा। इवोपरेशन कम होगा तो आपका उससे रिलेटेड जो वेपर्स है वो भी कम बनेंगे और उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, सेकंड ये चीज़ डिपेंड करती है ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी आपका वेपर प्रेशर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, पर वो किस तरह से डिपेंड करता है वो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप क्या कीजिए, इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, चलिए तो देखिए आज हमने अपना चैप्टर नया स्टार्ट किया, दैट इज़ लिक्विड सॉल्यूशन। हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बात की, इवोपरेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है। हो सकता है बहुत सौ को पता हो, बहुत सौ को नहीं पता हो, तो पता, जिनको पता नहीं होगी उनको पता चल जाएगा। ठीक है, और जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। और वेपर प्रेशर क्या होता है
हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं और वो किन किन चीज़ों या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उनके बारे में बात की। ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर इसकी कैसे डिपेंडेंसी होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।